आज का अपना अध्ययन का टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, लेकिन इसका समस्त श्रेय ए.ओ. ह्यूम को देना अथवा ये कहना कि ये आकस्मिक घटना थी ठीक नहीं है। वास्तव में भारत के सभी भागों में एक जागरण था और एक मंच पर एकत्रित होने की भावना थी। इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता और इसके नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को संगठित करने में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 1883 के दिसंबर में पहली भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें भारत के सभी बड़े बड़े नगरों से प्रतिनिधि बुलाए गए। अध्यक्ष श्री आनंद मोहन बोस ने आशा प्रकट की कि यह सम्मेलन राष्ट्रीय संसद के गठन में प्रथम चरण बन जाएगा। द्वितीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में 1885 के क्रिसमस के सप्ताह में बुलाई गई, परंतु शीघ्र ही यह संस्था अधिक लोकप्रिय तथा अधिक प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रछन्न कर दी गई। ये श्रेय ह्यूम, जो कि सरकार के अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, को मिला कि अखिल भारतीय संस्था को एक निश्चित और प्रत्यक्ष रूप प्रदान करें। डब्ल्यू बनर्जी ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज था और उसी ने ह्यूम को यह बनाने को कहा था। डफरिन का ये विचार था कि एक ऐसी राजनीतिक संस्था हो जिसके द्वारा सरकार जनता की वास्तविक भावनाएं जान सके, ताकि प्रशासन को देश में किसी विस्फोट से बचाया जा सके। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन थे, और लॉर्ड डफरिन एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और उनका ये मानना था कि एक ऐसी राजनीतिक संस्था होनी चाहिए जिसके द्वारा सरकार जनता की जो भी भावनाएं हैं उनको जान सके और उनका निराकरण कर सके, जिससे प्रशासन को देश में किसी विस्फोट से या अव्यवस्था की स्थिति से बचाया जा सके। और डफरिन ने इस काम के लिए कि एक संस्था बनाई जाए, इस काम के लिए ह्यूम को नियुक्त किया और ह्यूम ने भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। लाला लाजपत राय का विचार था कि यह संस्था इसलिए बनी कि वह एक अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट यानी सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य कर सके। लाला लाजपत राय ये कहते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई कि ये सेफ्टी वाल्व का काम करे, यानी जनता के अंदर किसी भी तरह के ऐसे विचार हैं जिससे प्रशासन को नुकसान हो, उन विचारों को पहले से ही इन लोगों के द्वारा शासन तक पहुंचाया जा सके और उस विस्फोट से सरकार को बचाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य की रक्षा ही नहीं अपितु उसे सुदृढ़ करना था, और इसका उद्देश्य ये माना जाता है कि साम्राज्य की रक्षा ही नहीं अपितु अंग्रेजों का जो राज था उसको सुदृढ़ करना था। राजनीतिक शिकायतों को दूर करना तो एक बाई प्रोडक्ट था और ये गौण महत्व की बात थी। ये लाला लाजपत राय के विचार हैं। उनके अनुसार ये था कि ये सरकार का एक सेफ्टी वाल्व है, सरकार को किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचाने का एक उपाय किया गया है। इसके अंदर जो जनता की शिकायतों को दूर करना है वो सिर्फ एक गौण बात है, बल्कि मुख्य बात यह है कि साम्राज्य की रक्षा की जाए और उसे सुदृढ़ किया जाए। लॉर्ड डफरिन अथवा ह्यूम के उद्देश्य जो कुछ भी रहे हों, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ह्यूम महोदय एक सच्चे उदारवादी थे और वे एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव करते थे। उन्होंने एक खुला पत्र कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को उस समय लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा था, बिखरे हुए व्यक्ति कितने ही बुद्धिमान तथा अच्छे हास्य वाले क्यों न हो, अकेले तो शक्तिहीन ही होते हैं। आवश्यकता है संघ की, संगठन की और कार्रवाई के लिए एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा
कि एक संघ की आवश्यकता है, एक संगठन की आवश्यकता है और एक निश्चित प्रणाली की आवश्यकता है जिसके द्वारा वो अपने विचार प्रशासन तक अच्छी तरीके से पहुंचा सके। उन्होंने भारतीय लोगों के बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पुनर्जन्म के लिए 50 स्वयंसेवकों की मांग की। ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों की सहानुभूति तथा सहायता प्राप्त कर ली। इस प्रकार ये संस्था इंग्लैंड तथा भारत के सम्मिलित मस्तिष्क की उपज थी। यानी ये संस्था भारत की आवश्यकता और इंग्लैंड के प्रशासन को भी एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी जो प्रशासन चलाने में, जनता की भावना को जानने में उसका सहयोग कर सके। तो ये दोनों इंग्लैंड तथा भारत के सम्मिलित मस्तिष्क की उपज मानी जाती है। आधुनिक जो अनुसंधान है उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ह्यूम एक जागरूक साम्राज्यवादी थे। वह शासक और शासित वर्ग के बीच बढ़ती हुई खाई से चिंतित थे। उन्होंने देखा कि शासक और शासित वर्ग यानी अंग्रेज और जो भारतीय जनता थी उसके बीच खाई बढ़ती जा रही थी, दोनों के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे थे और उनको कम करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी जो कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व करे और अंग्रेजों का विश्वास करे। तो ऐसी संस्था के रूप में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि एक सरकारी सेवक थे और जो उन्नत राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे, जिन्होंने मैजनी और गैरिबाल्डी के विचारों को लोकप्रिय बनाया, द्वारा 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना से बहुत अप्रसन्न थे। उन्होंने इस संस्था को एक उपमार्ग द्वारा लागने की योजना बनाई और एक ऐसी राजनीतिक संस्था बनाने का विचार किया जो राजभक्त और अहानिकारक हो। ह्यूम इस उद्देश्य में सफल रहे और कम से कम शुरुआती दिनों में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेजी समर्थक संस्था बनी रही। उस समय जो सबसे मुख्य नेता थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो कि सरकारी नौकरी को छोड़कर और राजनीति में आ गए थे। उन्नत राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे और मैजनी और गैरिबाल्डी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई और इसको देखकर अंग्रेज चिंतित थे, खास कर ह्यूम और डफरिन चिंतित थे। उन्होंने देखा कि इस संस्था को छोड़कर एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित हो और वो इस संस्था को गौण कर सके। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई और इस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में यानी WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 चरण माने जाते हैं। जो पहला चरण है वो 1885 से 1905 के बीच में उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो चरण है वो 1905 से 1919 तक राष्ट्रवादी चरण या उग्रवादी अति राष्ट्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तीसरा और अंतिम चरण 1919 से 1947 गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर कांग्रेस का जो नेतृत्व है या कांग्रेस गांधी जी के अनुसार चली। तो जो प्रथम चरण है वो 1885 से 1905 के बीच में जो उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। इस चरण के अंदर उदारवादी राजनीति अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग भी इसे कहा जाता है। इस युग में जो उदारवादी युग है इसके जो प्रमुख नेता थे उनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो कांग्रेस के राजनेता थे जो मुख्यतः इस समय इन्होंने कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया। ये लोग उदारवादी तथा प्रेमित राजनीति में विश्वास करते थे। उन्हें उदारवादी की संज्ञा दी गई ताकि उन्हें प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के नवीन राष्ट्रवादियों से पृथक किया जा सके। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे।
ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का भाव, मानव में समानता, कानून के समान समक्ष बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार और प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा रखते थे। यानी शुरुआती जो कांग्रेस थी, जो उदारवादी थे, उनकी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि धर्म और जाति के आधार पर भारत में पक्षपात न हो, मानव को समान माना जाए, कानून के सामने सभी नागरिकों को बराबरी का दर्जा दिया जाए, नागरिकों की जो स्वतंत्रताएं हैं उनका प्रसार हो और कुछ प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास हो। उनके ढंगों के विषय में महादेव गोविंद रानडे ने लिखा है कि संयम का अर्थ यह है कि उस वस्तु की अथवा उन आदेशों की झूठी आशाएं मत करो जो मिलनी असंभव है, अपितु समीपतम वस्तु की ओर समझौते और न्यायसंगत भावना से प्रेरित होकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ। इस प्रकार उदारवादी दल कर्मिक और संवैधानिक नीतियों में विश्वास करता था। यानी इनका ये सिद्धांत था कि इन लोगों ने ये देखा कि जो चीज़ संभव नहीं है, जो मिल नहीं सकती, उसकी झूठी आशा नहीं करनी चाहिए, और जो मिल सकती है, समीपतम वस्तु है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार कर्मिक रूप से आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इन नीतियों के अंदर इनका विश्वास था। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, अधिकार था। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में एक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का विकास हुआ और इस मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति थे, कांग्रेस का नेतृत्व या संपूर्ण जो स्वतंत्रता संग्राम भारत के अंदर चला, उसका नेतृत्व इसी वर्ग के लोगों द्वारा मुख्यतः किया गया। तो इस समय भी इन लोगों के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। इन मध्यम वर्गीय लोगों के ढंग ही, जो प्राय संवैधानिक ही होते थे, इस युग के राष्ट्रीय संघर्ष के मुख्य ढंग थे। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए विशेष आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। यानी कांग्रेस के अंदर जितने भी व्यक्ति थे वो मध्यम वर्ग के थे और जो जनसाधारण था, आम जनता थी, उनका नेतृत्व इस समय, उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस में नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने एक बार कहा भी था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु ये उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। फिरोज शाह मेहता ने भी ये कहा है कि कांग्रेस के अंदर जनसाधारण की आवाज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास कांग्रेस का नेतृत्व है, जो लोग कांग्रेस में हैं, वो उन लोगों की भावनाओं को समझें और उनका उपचार करें। यानी जो भी उनकी परेशानी है उनको ठीक करने का प्रयास करें और उनकी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाएं। ह्यूम ने कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन, जो 1884 से 88 के बीच में जनरल गवर्नर रहे, के परामर्श से प्रारंभ की थी। कांग्रेस के नेता अंग्रेजी इतिहास और संस्कृति से बहुत प्रभावित थे और अंग्रेजी संपर्क को ईश्वर की अनन्य कृपा मानते थे। जो उस समय के नेता थे वो अंग्रेजी संपर्क को या अंग्रेजी राज्य को ईश्वर की कृपा मानते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अंग्रेजी शासन भारत के हित में है, अतः वे लोग अंग्रेजी सरकार को शत्रु नहीं, अपना मित्र समझते थे और वे आशा करते थे कि कालांतर में अंग्रेज उन्हें अपनी परंपराओं के अनुसार स्वशासन करने के योग्य बना देंगे। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए, 1886 में जो दूसरा सम्मेलन हुआ उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने भाषण देते हुए अंग्रेजी राज्य के लाभों का विस्तार से वर्णन किया और प्रतिनिधियों ने ताली बजाकर उसका अनुमोदन किया। हुम के कहने पर महारानी विक्टोरिया के लिए जय ध्वनि भी की गई और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना भी की गई। इस तरह से जो उस समय उदारवादी थे वो अंग्रेजी राज्य को ईश्वर की कृपा मानते थे और वो ये मानते थे कि भारत के अंदर जो व्यवस्था और शांति की स्थापना है वो इन्हीं के द्वारा है और अंग्रेज धीरे धीरे हमें स्वशासन के योग्य बना देंगे और जब हम स्वशासन के योग्य हो जाएंगे तो हमें सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा। इस तरह से
जो भी कांग्रेस के अधिवेशन होते थे इनके अंदर अंग्रेज़ों की तारीफ और जो भी अंग्रेजी नीतियाँ थी उनकी लाभ गिनाए जाते थे। ये उदारवादी दल अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने अपितु उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में भी थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का द्योतक है और भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना परमावश्यक है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए गोखले ने कहा था, अंग्रेजी नौकरशाही कितनी बुरी क्यों न हो, परंतु आज केवल अंग्रेज ही व्यवस्था बनाए रखने में सफल है और व्यवस्था के बिना कोई उन्नति संभव ही नहीं है। गोखले ने उस समय कहा था कि अंग्रेजी नौकरशाही चाहे जितनी खराब है, लेकिन भारत के अंदर इस समय जो व्यवस्था है वो ये नौकरशाही रख सकती है और व्यवस्था के बिना किसी भी तरह से उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए उस समय के जो उदारवादी थे वो अंग्रेजी राज को आवश्यक मानते थे। इस उदारवादी दल के लोग वास्तव में विश्वास करते थे कि उन्नति केवल अंग्रेजों की देखरेख में ही संभव है। इसलिए ये लोग क्राउन के प्रति राजभक्त थे। एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा, महारानी की करोड़ों प्रजा में से कोई अन्य लोग इतने राजभक्त नहीं है जितने भारतीय शिक्षित लोग हैं। अतएव ये लोग अंग्रेजी साम्राज्य को शक्तिहीन बनाने को तैयार नहीं थे, बल्कि क्राउन के प्रति राजभक्ति और उनका राजनीतिक धर्म मानते थे। कहने का अर्थ ये है कि उदारवादी जो लोग थे वो ये मानते थे कि भारत के अंदर जो व्यवस्था बनी हुई है और वो व्यवस्था अंग्रेज़ों के कारण है, अंग्रेज़ों के प्रशासन के कारण है। अगर ये चले जाएंगे तो भारत में फिलहाल अव्यवस्था हो जाएगी और अव्यवस्था होने पर यहाँ पे उन्नति संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेजी राज्य को ये आवश्यक मानते थे और ये भी कहते थे कि महारानी की जितनी प्रजा है उनमें जो सबसे ज़्यादा राजभक्त लोग हैं वो भारतीय शिक्षित लोग हैं। समकालीन कांग्रेसी विश्वास करते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और वे भारत से न्याय ही करेंगे। इसके अलावा इस समय के जितने भी उदारवादी थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और जब उनको सही बात का पता चलेगा तो वो जो भारत के साथ अन्याय हो रहा है उसके में न्याय करेंगे। भारतीय की शिकायतों अंग्रेजी नौकरशाही के कारण तथा अंग्रेज़ों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण से हैं। ये मानते थे कि भारतीयों की शिकायतें अंग्रेजी नौकरशाही के कारण तथा अंग्रेज़ों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण है। यानी अंग्रेज़ों को ये पता ही नहीं है कि हमारी शिकायत क्या है। इस कारण से भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज़ों के प्रति, अगर उनको ये पता चल जाएगा कि हमारी ये शिकायतें हैं तो अंग्रेज़ उनको पूरा करेंगे, यानी वो अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। अतः इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपना पक्ष तैयार किया और उसे अंग्रेजी जनता के सम्मुख रखने का प्रयत्न भी किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति लंदन में बनाएगी और उसने भारतीय मामलों में अंग्रेज़ों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। दादा भाई नौरोजी बार बार यही कहते थे कि अंग्रेज़ वास्तव में भारत का भला चाहते हैं और यदि हम कुछ ऊंची आवाज़ से अपनी बात कहें तो ये निष्फल नहीं जाएगी। अतः ये निर्णय किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में बुलाया जाए, लेकिन 1891 में इंग्लैंड में चुनाव होने के कारण इसको स्थगित कर दिया गया और फिर ये मामला कभी नहीं उठा। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतें मांगी। ये सत्य है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, परंतु ये लोकप्रिय नहीं हो पाया और न ही कांग्रेस के प्रस्ताव में इसका उल्लेख है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी कांग्रेस के 1895 के पुनः अधिवेशन के अध्यक्ष पद से ये कहा था कि हम प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं मांगते, केवल ये कि पढ़े लिखे लोगों को जो अपनी शिक्षा दीक्षा के कारण इनको समझते और अनुसरण करने की क्षमता रखते हैं, कुछ परिवर्तन के साथ हमें वरदान के रूप में दे दी जाए। कांग्रेस की मांगे विधान परिषदों का विस्तार, उनकी अधिक शक्तियों, भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व, वायसराय तथा गवर्नर की कार्यकारिणी में भारतीयों को प्रतिनिधित्व, जनपद सेवा में अधिक भर्ती, इसके लिए भारत और इंग्लैंड में साथ साथ परीक्षाएं तक ही सीमित थी। और ये मांगे
याचना के रूप में प्रस्तुत की जाती थी और कांग्रेस केवल संवैधानिक ढंगों का ही प्रयोग करती थी। यानी इस समय की जो कांग्रेस थी उसकी जो मांगें थी वो ये थी कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। वाइसराय तथा गवर्नर की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। जो सिविल सर्विसेज है उसकी भर्ती अधिक की जाए और भारत और इंग्लैंड में साथ साथ परीक्षाएं हों। और ये जो मांगे हैं ये याचना और प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत की जाती थी, यानी संवैधानिक ढंगों का प्रयोग किया जाता था। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती या विरोध प्रकट नहीं किया जाता था। कांग्रेस के प्रति अधिकारी वर्ग का रुख। कांग्रेस के प्रति शुरुआत के अंदर अधिकारियों ने नरम रुख अपनाया, क्योंकि कांग्रेस का जो जन्म है वो एक अंग्रेज अधिकारी ए.यू. हुम के द्वारा किया गया। इसलिए शुरुआत में जो सरकारी अधिकारी थे, जो अधिकारी वर्ग था, उसने कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रुख रखा, लेकिन धीरे धीरे ये रुख बदलता गया। इसी भावना से प्रेरित होकर लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 1886 के प्रतिनिधित्वों को एक भोज दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह निमंत्रण कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं अपितु कलकत्ता आए हुए विशिष्ट दर्शकों को है। 1886 में एक भोज दिया गया, लेकिन भोज में भी ये कहा गया कि ये जो भोज दिया गया है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो कुछ लोग घूमने आए हैं या जो दर्शक हैं उनको दिया गया है। 1887 में मद्रास के गवर्नर ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के लिए मद्रास में कुछ सुविधाएं प्रदान की, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे सरकार का रुख कठोर होता गया और इस कठोर रुख का कारण कांग्रेस के द्वारा कुछ मांग रखी गई और कांग्रेस के द्वारा प्रशासन का कुछ विरोध करना शुरू कर दिया गया। और इसी से प्रेरित होकर अधिकारी वर्ग ने सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद को एक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया, जो कांग्रेस का विरोध किए। और इन लोगों ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन यानी संगठित भारतीय देशभक्त मंडल का कांग्रेस के विरुद्ध एक संगठन बनाया। इस समय डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्यक यानी बहुत कम लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के रूप में भी बताया और कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी। कांग्रेस ने जो मांगे की उसको अज्ञात में छलांग की संज्ञा दी कि कांग्रेस ऐसी मांगे कर रही है जिनका इन लोगों को पता ही नहीं है। और 1890 में सरकारी सेवकों को कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोक दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी ये इच्छा है कि मेरे रहते रहते उसकी शांति में मृत्यु हो जाए और उस मृत्यु में मैं उसकी सहायता कर सकूं। उदारवादी दल की नीतियों का मूल्यांकन। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में उग्रवादियों ने इस काल की उपलब्धियों की निंदा की है। इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया है। लाला लाजपत राय ने इसको अवसरवादी आंदोलन कहा है। यानी उदारवादी दल की नीतियों का जिन लोगों ने विरोध किया है उन लोगों ने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति, अवसरवादी आंदोलन और इसे पाखंड और देशद्रोह को बढ़ावा देने वाली बताया है। कुछ लोगों ने देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का अवसर भी बताया है। इन उदारवादी दल वालों ने के विरुद्ध सबसे बड़ा दोषारोपण क्राउन के प्रति राजभक्ति का था। यूँ तो उदारवादी लोग विश्वास करते थे कि भारत में राष्ट्रीयता के कुछ आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं है, अतः वे निकट भविष्य में अंग्रेजी राज्य का कोई विकल्प नहीं सोच सकते हैं। वे विश्वास करते थे कि अंग्रेजों के चले जाने से भारतीय राष्ट्रीय हितों की हानि होगी। 1887 में विपिन चंद्र पाल ने कहा था, मैं अंग्रेजों का राजभक्त हूँ, क्योंकि मेरे लिए अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति राजभक्ति वास्तव में अपने देश और उसके वासियों के प्रति राजभक्ति दोनों अभिन्न है। मैं अंग्रेजों के प्रति राजभक्त हूँ क्योंकि मैं सब शासन को प्यार करता हूँ। ये लोग अंग्रेजों के प्रति राजभक्त थे और उसका कारण ये यही मानते थे कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो देश में अव्यवस्था हो जाएगी और
देश का नुकसान हो जाएगा। यदि हम दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, सर दिनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लोगों से न्याय करें तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये लोग समकालीन भारतीय समाज के सबसे अधिक प्रगतिवादी तत्व थे और सच्चे देशभक्त थे। वे भारतीय समाज को सुधारने का भरसक प्रयत्न करते रहे। इन लोगों ने 1886 में एक लोक सेवा आयोग नियुक्त करवाया। 1892 में भारतीय परिषदों का अधिनियम पारित करवाया। दोनों से ही लोगों को निराशा हुई तथा मूलभूत सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन्होंने जनपद सेवा के लिए इंग्लैंड तथा भारत में एक ही समय परीक्षा करने की मांग की। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलवाई आयोग की नियुक्ति की। इन लोगों ने कठिन परिश्रम किया। उनके कार्य के ढंगों, प्रार्थना, याचना और विरोध प्रकट करना सभी से राजनीतिक प्रौढ़ता आई तथा भारत में राष्ट्र भावना बढ़ी। इन लोगों ने जो अपनी मांगें रखी या इनके कार्य करने का जो ढंग था वो प्रार्थना था। किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, याचना करना और विरोध। और इन सब का बाद के आने वाले जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन उस समय कांग्रेस शिशु के रूप में थी और एक राजनीतिक दल पूरे देश के अंदर उभर रहा था। अगर ये लोग उग्र रूप धारण करते तो अंग्रेज उसको आसानी से दबा सकते थे और जो ये कांग्रेस एक बाद में बड़े वृक्ष के रूप में पलवित हुई और भारत को आज़ादी दिलाई, ऐसा शायद संभव न होता। जैसे अन्य दल खत्म है वैसे ही कांग्रेस भी खत्म हो सकती थी। तो इन्होंने समझदारी के साथ भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद को बढ़ाने का कार्य था, जो राष्ट्रवाद के तत्व थे उनको आगे बढ़ाने का कार्य था, उसको किया। संभवतः उदारवादी दल की सबसे महान सेवा उस समय हुई जब इन लोगों ने अंग्रेजी साम्राज्य के भारत पर आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया और उन्होंने भारतीय निर्धनता की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन लोगों ने भारत के अंदर जो निर्धनता थी उसको, अंग्रेज़ों का जो राज्य था उसका जो आर्थिक प्रभाव था उसको बताया और निकास का सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, जो कि दादा भाई नौरोजी, दत्त तथा वाचा द्वारा दी गई, और इसमें ये बताया गया कि अंग्रेज़ों की भारत में जो आर्थिक भूमिका है वो इतनी ख़राब है कि भारत के अंदर ये जो गरीबी फैली हुई है ये अंग्रेज़ों के कारण है। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेज़ों को बदनाम करने के लिए प्रचुर प्रयोग भी किया है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम देश की उन्नति के उस चरण में हैं जहाँ हमारी उपलब्धियाँ थोड़ी ही होंगी। यानी जो उदारवादी नेता थे उन खुद का भी ये विचार था कि जहाँ हम हैं वहाँ पे हमारी उपलब्धियाँ थोड़ी हैं, हमारी निराशाएं अधिक और कठोर, हमें निराश ज़्यादा होना पड़ रहा है। विधि का ऐसा ही विधान है कि हमें संघर्ष में यही भूमिका मिली है और जब हमने अपना कार्य संपन्न कर दिया है तो हमारा उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। निस्संदेह हमारी देशवासियों की आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सफलताओं से भारत की सेवा करेंगी। हम आज की पीढ़ी अपनी असफलताओं से ही इसकी सेवा कर संतोष प्राप्त करें। यद्यपि ये बहुत कठिन है, इन असफलताओं से ही वह शक्ति आएगी जो अंत में बड़े कार्य करने में सफल होगी। उदारवादी युग का इन लाइनों में पूरा पूरा सार है कि वो खुद ये स्वीकार करते हैं कि हम हमारे देश की उन्नति के उस चरण में हैं जहाँ हमारी उपलब्धियाँ बहुत कम होंगी, निराशाएं ज़्यादा होंगी और उन निराशाओं को स्वीकार करना कठोर होगा। लेकिन ये विधि का विधान है कि हमें संघर्ष में, हमें लड़ाई में ऐसी भूमिकाएं मिली है कि हम शुरुआती दौर में हैं और शुरुआती दौर के अंदर असफलताएँ ज़्यादा होती हैं, उत्तरदायित्व ज़्यादा होता है और जो उपलब्धि हैं वो बहुत कम प्राप्त होती हैं। लेकिन हम निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों की इन असफलताओं के द्वारा ही सेवा कर रहे हैं और हमारी ये असफलता जो हैं इनमें इतनी शक्ति है कि ये आगे जाकर बड़े बड़े कार्यों को सफल करेंगे। इस तरह से भारत के अंदर 1885 से 1905 के अंदर कांग्रेस का जो युग है उसको उदारवादी युग के रूप में जाना जाता है। इनके समय में प्रार्थना, याचना और विरोध इनके कार्य करने का ढंग था और इनकी जो प्रमुख मांगें थी उनमें
प्रतिनिधि संस्थाओं में भाग देना, सिविल सर्विसेज में भाग देना, भारत की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानना और उनका निराकरण करना, भारतीयों को शिक्षित करना और राष्ट्रवाद को धीरे धीरे आगे बढ़ाना इन लोगों के द्वारा किया गया, जो कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में नींव के ईंट की तरह काम किया। धन्यवाद।